हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप एवरीथिंग इज गुड और बचा हुआ कोरोना से। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं। जैसे हमने कुछ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने सजेशन दिया था, उन्होंने कुछ कमेंट्स में डाला था, कुछ पर्सनल मैसेजेस भी आए थे कि आप सर इकोलॉजी हम शुरू कर सकते हैं। तो हम शुरू कर चुके हैं इकोलॉजी। इसकी पिछली वीडियो जो है वो आई बटन से आप चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे। मेजर एबायोटिक फैक्टर से हमने वन शॉट वीडियो में कवर कर लिया था जितने भी बायोम्स हैं और मेजर बायोम्स ऑफ इंडिया, साथ में इकोलॉजी के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन। सो सबसे पहले आता है मेजर एबायोटिक फैक्टर्स में टेम्परेचर। सबसे ज्यादा रेलेवेंट कौन है? टेम्परेचर, ये है मोस्ट रेलेवेंट। ठीक है, मोस्ट रेलेवेंट के साथ साथ सबसे ज्यादा इसका क्या है? रेंज। रेंज कितनी रेंज है इसकी? हंड्रेड्स ऑफ रेंजेस में प्रेजेंट होता है। तो देखिए, -20 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज प्रेजेंट इन आर्कटिक टुंड्रा और कोल्ड डेजर्ट से लेके हॉट डेजर्ट में ये +50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। ठीक है, तो जो हमने बायोम्स किए थे, अब उसमें ये आर्कटिक में और ये डेजर्ट्स में प्रेजेंट होता है। देखिए, जो -20 डिग्री है, ये 20 आर्कटिक में प्रेजेंट है। तो जिसका मतलब जो भी एरिया जितना ज्यादा पोल्स की तरफ जाएगा उतना ही टेम्परेचर वहां पे कम होता जाएगा। एक चीज। दूसरा, एल्टीट्यूड जिसका जितना ज्यादा होता है, यानी अबव सी लेवल जिसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड, अबव सी लेवल हाइट जितनी भी बढ़ती चली जाती है, टेम्परेचर जो है हर 132-33 मीटर के साथ साथ 1 डिग्री जो है वो गिरता रहता है। ठीक है, अब ये चीज -20 टू -50। तो इसमें देखिए, अब डाइवर्सिटी डिफाइन करने के लिए, डाइवर्सिटी को डिसाइड करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? टेम्परेचर। क्योंकि देखिए, जैसे मैंगो ट्रीज हैं, मैंगो ट्रीज इंडिया में ग्रो होते हैं। तो ये क्या है? सब ट्रॉपिकल रीजन है। और सब ट्रॉपिकल रीजन में या ट्रॉपिकल रीजन के आसपास, क्योंकि जो इक्वेटर लाइन है वो इंडिया के काफी ज्यादा नजदीक पड़ती है, यहां पर जो मैंगो ट्रीज हैं वो ग्रो बहुत आराम से कर जाते हैं। थाउजेंड्स ऑफ वेराइटीज ऑफ मैंगो आर प्रेजेंट। बट यही सेम चीज कनाडा में, न्यूजीलैंड में, यानी लोअर साइड यानी साउथ पोल की तरफ और नॉर्थ पोल जहां कनाडा है, यूएसए है, उन जगहों पर मैंगो ट्री प्रेजेंट नहीं होते। अलावा इसकी जो स्नो लेपर्ड है जो प्रेजेंट होते हैं आर्कटिक एरियाज में, वो यहां प्रेजेंट नहीं हो सकते। याक जो आर्कटिक में प्रेजेंट होते हैं वो यहां नहीं हो सकते। टूना फिशेस जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड ओशियंस में प्रेजेंट होती है, वो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड जैसे ही हम क्लियर कर जाते हैं उसके बाद में वो मिलना जो है बहुत ही रेयर चांसेस है। अब अलावा इसके ये एग्जांपल्स जो हैं आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो इन एग्जांपल्स के साथ ही जो मैंने 3-4 वर्ड बोले यहां, टेम्परेट रीजन, सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल और आर्कटिक, ये क्या होते हैं? ट्रॉपिकल रीजन इज राइट ऑन द इक्वेटर लाइन। सब ट्रॉपिकल रीजन जैसे जैसे हम दोनों तरफ, चाहे ऊपर की यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाते जाएंगे, तो टेम्परेट रीजन जो सब ट्रॉपिकल होता जाता है। और जैसे ही कैंकर लाइन या कैप्रिकॉर्न लाइन को हम कवर अप कर जाते हैं, उसे बोलते हैं टेम्परेट रीजन। और उसके बाद आता है आर्कटिक रीजन। ठीक है, तो जो ट्रॉपिकल है वो मेगाथर्मिक होता है, जो सब ट्रॉपिकल है वो मीजोथर्मिक होता है, और इसके बाद टेम्परेट जो है वो माइक्रोथर्मिक होता है, और फिर उसके बाद में हेकिस्टोथर्मिक, इसको बोलते हैं ये आर्कटिक रीजन। लोअर मोस्ट टेम्परेचर हाई टेम्परेचर नहीं होता, और लोअर मोस्ट में भी एक्सट्रीम कंडीशन जो है वो हमेशा माइनस की तरफ जाती है। यहां पे एक्सट्रीम कंडीशन हमेशा प्लस की तरफ जाती है। ये जो है, ना ज्यादा टेम्परेचर हाई होता है, ना ज्यादा टेम्परेचर लो होता है। सबसे ज्यादा टेम्परेचर अर्थ का कहां रिकॉर्ड किया जाता है? डेथ वैली। ऑलवेज रिमेंबर, डेथ वैली में। इसके बाद एग्जांपल्स तो हम कर चुके हैं। तो देखिए, ये जो रीजन्स थे, अब टेम्परेचर का इतना ज्यादा जो डिफरेंस प्रेजेंट है, इसके बेसिस पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी 3 कैटेगरी, 2 कैटेगरीज हैं पर्टिकुलरली। ये 2 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? सबसे फर्स्ट ये है यूरी थर्मल। यूरी थर्मल कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट होते हैं सबसे पहले तो सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में, यानी ट्रॉपिकल रीजन के अंदर और आर्कटिक रीजन के अंदर इनकी प्रेजेंस जो है काफी ज्यादा कम है, क्योंकि ये रेगुलेट बहुत करते हैं टेम्परेचर को इतना ज्यादा, यानी एक्सट्रीम एंड एक्सट्रीम रेगुलेशन काफी ज्यादा मुश्किल है। तो यूरी थर्मल जो है, तो मोस्टली की बात कर रहा हूं मैं, बाकी हर जगह प्रेजेंट होते हैं। यूरी थर्मल आर वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं? अप या डाउन,
इन्हें एक वो नाम और दिया जाता है, दीज आर एंडोथर्मिक। इन्हें एक का नाम और दिया जाता है जिसको बोलते हैं होम्योस्टेटिक, यानी दे कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। सेकंड आती है इसमें स्टीनोथर्मल। और स्टीनोथर्मल कौन से होते हैं? स्टीनोथर्मल वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते। तो देखिए, दीज आर कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड है। और इसके साथ इनको एक नाम और दिया जाता है जिसे बोलते हैं पोइकिलो थर्मस। ठीक है, इसके अंदर दोनों पार्शियल रेगुलेटर्स भी और कन्फर्मर्स दोनों आते हैं। ये जैसे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते तो इनके लिए एक नैरो रेंज होती है, बहुत नैरो रेंज, यानी जो भी जैसे फिशेज हैं तो उनका रिप्रोडक्शन के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी परफेक्ट ग्रोथ के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जो है वो जैसे 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 20 से लेके 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ये एक बहुत नैरो रेंज है। तो इसे क्या बोलते हैं? स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिज्म। अब स्टीनोथर्मल जो ऑर्गेनिज्म है इनके ऊपर, या यूरीथर्मल जो भी ऑर्गेनिज्म है, इनके ऊपर टेम्परेचर इफेक्ट किस तरह से डालता है? तो हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब यूरीथर्मल जो है वो, इसमें बर्ड्स आते हैं, इसमें मैमल्स आते हैं, बट जो पोलर बेयर है वो भी तो क्या है? मैमल होगा शायद, है ना? तो वो यूरीथर्मल नहीं है, वो क्या है? स्टीनोथर्मल है। और फिशेस की हम बात करें तो शार्क जो है वो यूरीथर्मल है। तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, तो वो हम बात करेंगे अभी। सबसे पहले ग्रोथ, जो ग्रोथ है इसमें रोल क्या है? देखिए, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू होगा, किसी भी, जब ग्राफ बना लेते हैं, जैसे ही टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है तो ग्रोथ भी इसके साथ साथ क्या है? इंक्रीज होती है। बट एक टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद में ये डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। हम इसको डायरेक्ट अगर इसी तरह से बना दे तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब एग्जांपल जिसमें हम किस चीज का दे सकते हैं? हम दे सकते हैं मार्केल एग्स का। ये एक फिश है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसके फिशेस, इस फिश के जो एग्स हैं वो हैच करने के लिए टाइम लेते हैं 207 आवर्स, यानी 207 घंटे। बट 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये हैच हो जाते हैं सिर्फ 5 घंटे में। ठीक है, तो इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का। इसके अलावा प्लांट्स के ऊपर क्या इफेक्ट है टेम्परेचर का? देखिए, वर्नलाइजेशन जो आप लोग इस +1 क्लास के चैप्टर 15 में भी पढ़ के आए होंगे। तो जब एक टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा डाउन होता है, उसी कंडीशन में कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, जैसे वीट है तो इसका सीड जर्मिनेशन उस कंडीशन में होगा। जैसे ब्रेसिका है तो उसका सीड जर्मिनेशन, फ्लावरिंग जो है वो बहुत ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर में होती है। इसके बाद सेकेंड कंडीशन आपके पास है, ग्रोथ के अलावा दूसरी चीज आएगी तो वो है एंजाइम्स। ऑप्टिमम टेम्परेचर जरूरी क्यों है? एक होता है वेंट हॉफ लॉ। वेंट हॉफ लॉ क्या है? यह बताता है कि कोई भी एंजाइम अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करके नॉन फंक्शनल किस टेम्परेचर रेंज में होता है। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द अमीनो एसिड कॉम्पोजिशन। अब अमीनो एसिड कॉम्पोजिशन जिस एंजाइम की जितनी अच्छी होगी वो उतना ही ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। तो एंजाइम जो है नॉर्मल बेसल मेटाबॉलिज्म, बेसल मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जब भी कोई ऑर्गेनिज्म प्योरली एट रेस्ट स्टेज, यानी उसकी बॉडी जो है कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रही, उस कंडीशन में जो लोअर मोस्ट रेट है, यानी उस कंडीशन में ऑब्वियसली रेट कम होगा, तो जो सबसे कम रेट है एंजाइम एक्शन का वो होता है बेसल मेटाबॉलिज्म। और जो एंजाइम्स हैं वो विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर डीनेचर होना शुरू हो जाएंगे, तो देयर विल बी अ डिक्रीज इन द बेसल मेटाबॉलिज्म, हेंस डिक्रीजिंग ऑल ओवर द फिजियोलॉजी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसके बाद रिप्रोडक्शन आती है। क्यों मिटा रहे हैं? रिप्रोडक्शन,
रिप्रोडक्शन किस तरह से काम करती है? टेम्परेचर की बात अगर हम करें तो देखिए, जैसे ही टेम्परेचर डाउन या अप होना शुरू होगा, दैट विल लीड टू सर्टेन बिहेवियरल चेंजेस इन ऑर्गेनिज्म। बिहेवियरल चेंजेस में क्या आता है? जो भी पिट वाइपर प्रेजेंट है डेजर्ट में, वो क्या करते हैं, जो भी सामने वाले ऑर्गेनिज्म यानी जो उसका प्रे है, जिसको वो मार के अभी खाने वाला है, कोई चूहा है, उसकी बॉडी हीट को सेंस करके वो शिकार करते हैं, एक चीज। दूसरा, जब भी टेम्परेचर ज्यादा होता है तो जो डेजर्ट एनिमल है वो घुस जाते हैं अपने बिलों में यानी बरोज में। इसमें जितने भी श्रूज हैं, जितने भी रैट्स हैं, जितने माउस हैं, वो सारे इसमें आएंगे। और रिप्रोडक्शन में क्या चीजें आएंगी? गोनैड मैचुरेशन। गोनैड मैचुरेशन gonad maturation is directly related to the temperature. That's why the human testes are out of the body, hence decreasing the temperature at least 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसकी वजह से गैमीट फॉर्मेशन बहुत ज्यादा अच्छी होती है। इसके बाद आती है सेक्स रेशियो। तो सेक्स रेशियो जो है एक प्लांट है। अब देखिए, सेक्स रेशियो भी बहुत ज्यादा क्या है, रिलेट करती है टेम्परेचर। एक है डेफनिया। जो ये डेफनिया प्लांट है, ये डेफनिया प्लांट अगर दिस डेफनिया इज एन ऑर्गेनिज्म, नॉट प्लांट, ऑर्गेनिज्म। ये जो डेफनिया है ये लोअर टेम्परेचर यानी टेम्परेचर जो लो होता है, तो इस टाइम ये प्राइमरीली प्रोड्यूस करती है फीमेल। बट जैसे ही टेम्परेचर हाई होता है, यहां पे मेल एंड फीमेल दोनों इक्वल रेशियो में इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। तो इससे क्या होगा? इफ द मेल पॉपुलेशन इज गोइंग डाउन, द डेफनिया विल रिप्रोड्यूस इनटू द हॉटर एनवायरमेंट एंड दैट विल लीड टू द मेल प्रोडक्शन। ओके, इसके बाद जो भी सिस्टम है टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो दो चीजों में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है डायर्नल सिस्टम और एक होता है सीजनड सिस्टम। यानी डायर्नल सिस्टम वो जहां पर रात को टेम्परेचर डाउन और सुबह टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो वहां पे जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी एडॉप्टेशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। और सीजनल जो होता है वो जैसे गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा है, मॉनसून के अंदर टेम्परेचर इक्विवेलेंट सा रहता है बट जो ह्यूमिडिटी है वो हाई रहती है, सर्दियों में टेम्परेचर डाउन चला जाता है। और फिर उसके बाद जब बसंत ऋतु आती है तो भी ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है बट टेम्परेचर जो है वो डे और नाइट का लगभग सेम सा हो जाता है। सो ये सब चीजें जो है। इसके बाद एक चीज और है पिगमेंटेशन। तो जो हॉटर एनवायरमेंट में रहते हैं वहां पर जो मेलानिन है जो यूवी रेज से बचाता है वो ज्यादा होगा, और जो कोल्डर एनवायरमेंट में रहते हैं वहां पे फेयर स्किन होती है। सो ये है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। एंड in next video we are going to study about the effect of light and water and also the soil. I will try to incorporate all of these but still be in detail. Thank you so much everyone. That was me Vijay and I hope you like the video. Subscribe please.